Mr. Atul Singh, who is the founder and editor-in-chief of Fair Observer, a journal that analyzes the deeper issues behind the news from many perspectives. The Fair Observer has more than 800 contributors originating from over 40 countries, an audience in 160 countries, and eminent advisors from across the world such as John Bruton, the former Irish Prime Minister who began the Northern Irish Peace process, and Jaswant Singh, the former Indian Foreign Minister who deepened Indo-US ties. Mr. Singh has just been awarded a green card for extraordinary ability in the light of his achievement as a media entrepreneur and as a leader in foreign policy and international affairs. He writes a weekly report that is now followed by CEOs, leading universities, and even the White House. Mr. Singh has an eclectic background. He is a polymath and a fantastic lecturer. His lectures at Harvard, Yale, Columbia, MIT, and Wharton have captivated his audiences. He has spoken about global economic order, international relations, democratization, and globalization. He graduated with an MBA from the Wharton School with a triple major in entrepreneurship, finance, and strategy in 2010. Earlier, he worked as a corporate lawyer in London for Freshfields, Bruckhaus, Dedinger, whose clients include the Queen and the Bank of England. Mr. Atul Singh studied philosophy, politics, and economics at the Oxford University on the Radhakrishnan Scholarship, debated extensively at the Oxford Union, and served as an IPS officer in the rugged frontiers of Kashmir and Nagaland. We now request Mr. Atul Singh to please share a few inspiring words with us. भैया सुनाई दे रहा है सबको? दुरुस्त? तो जब बड़े-बड़े विवरण होते हैं ना आने के पहले, तो ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि नाम बड़े और दर्शक छोटे हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा मंच पे चढ़ जाऊं, जरा लंबा लिखूंगा। कहीं भाषण ठीक नहीं हुआ तो लोग इतने जो है दुखी और पीड़ित हो जाएंगे कि बोलेंगे कैसे गुरजस को बुला लिया, क्या बकवास करके चला गया। मैं पीछे ही बैठा रहता था, काफी गुंडई करता था स्कूल में। मैं तो ठेठ नालायक लड़का था, किसी लायक नहीं था। मैं तो 17 साल में घर से भी भाग गया। और जो है उस समय किसी ने बोला होता कि जो स्कूल में खेलता कूदता रहता है बालक, ये आगे जाके थोड़ा शिक्षित हो जाएगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो लोग बोलते क्या बात कर रहे हो, कलयुग आ गया है क्या? हंस चुकेगा दाना और कौवा मुंह खाएगा, ये चलता है क्या? तो समय बदलते देर नहीं लगती। मैं भी बुढ़ा गया हूँ, बाल भी चले गए हैं, टकला हो गया हूँ, पिक्चर का विलेन लगता हूँ। मैंने सुना आजकल जो है हिंदी पिक्चर में विलेन भी टकले नहीं होते हैं। उनको भी बहुत दिन जाके स्टेरॉइड खा के मसल बना के एकदम जो है घटोत्कच के अवतार। तो मैं तो उस लायक नहीं रहा कि हिंदी पिक्चर में विलेन बनूंगा। तो आज मैं बात करने आया हूँ शिक्षा की। बहुत चीजों की बात करते हैं यहाँ तो भैया स्कूल में हैं सब लोग, वर्दी पहने हुए हैं सफेद सफेद, बाहर के लोग हैं, चश्मा लगवा के कुछ लोगों को भेजा है भैया शिक्षित हो जाएं, पढ़ लिख जाएं लोग। और मैं आभारी हूँ बीपीएस के सभी दिग्गजों का जिन्होंने मुझे न्योता दिया यहाँ आके बोलने का। आपकी मैडम ममता शर्मा जी हैं, पता चला इनका भी अतीत मेरे अतीत से मिलता जुलता है। इनके पिताजी फौज में डॉक्टर थे, मेरे पिताजी भी फौज में डॉक्टर थे। इनके पिताजी जो हैं बहुत ही दिग्गज विद्वान हैं, मेरे पिताजी भी दिग्गज विद्वान हैं थे। इनके पिताजी का देहांत हो गया, दुख की बात है। लेकिन फर्क यह कि ये नालायक थे और मैं नालायक था। तो शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं? ये बात सवाल जवाब मैं करता रहूंगा। शिक्षा क्यों आदमी ग्रहण करता है? क्यों कोई बच्चा या बच्ची शिक्षा के पीछे इतना भागती है? उत्तर कौन देगा? पहला हाथ, हाँ पीछे वाला लड़का, हाँ बोलो भैया।
पीछे बालक। अच्छा, नाम अपना सुना देना प्रश्न के पहले। आगे आ जाओ भैया, आगे बताओ सर। सर मेरा नाम है सिद्धांत चड्ढा। प्रचलित बालक है, आगे जाके बड़ा नाम करेगा। थैंक यू सर। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि कुछ बनने, वरना माँ बाप घर से निकाल देंगे। अच्छा, चलो सत्य बोला, ठीक है। पढ़ेंगे तो सपोर्ट तो रहेगा ना पेरेंट्स का। और दिलचस्पी वगैरह की बात नहीं है, ये नहीं है कि शेक्सपियर बहुत अच्छा लगता है, बोर होते हो लेकिन पढ़ना पड़ता है क्योंकि जो है नौकरी चाहिए, है ना? नहीं सर, शेक्सपियर तो ना नौकरी दिलाएगा। फिजिक्स पढ़ना पड़ता है ना, भौतिकी पढ़नी पड़ती है नौकरी के लिए, है ना? और गणित, है ना? ठीक, तो इसलिए पढ़ता है। और शिक्षा क्यों आदमी ग्रहण करता है भैया बताओ? यहाँ तो मैंने सुना है भारतवर्ष का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। मैं तो भाई ऐसे स्कूलों में कहा गया जहाँ नाम नहीं था उन स्कूलों का। सवाल जवाब? हाँ, नमस्कार सर, मैं तपस भारद्वाज हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि केवल किताबों को पढ़ने से या एग्जाम देने से ही शिक्षा ग्रहण नहीं होती। एक व्यक्ति शिक्षा ग्रहण इसलिए करता है कि जिससे वह अपने जीवन में कुछ बन सके और अपने जीवन को व्यर्थ न गवाए, अपने माता पिता उनका सम्मान करे और साथ ही में समाज से स्वयं का भी सम्मान पाए कुछ बनकर। बहुत अच्छा, बहुत श्रेष्ठ। कोई और कुछ कहना चाहेगा, जोड़ना चाहेगा? सर मेरा नाम हर्षिता प्रियदर्शनी है। हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी इसलिए है ताकि हम समाज का कल्याण कर पाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर पाए। शिक्षा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी इसलिए है आजकल, ताकि इसलिए नहीं कि हम कुछ नौकरी करें, इसलिए ताकि हम कुछ अगर इस धरती पर आए हैं तो हमारा कुछ यहाँ पे कर्तव्य है। वो कर्तव्य यह है कि कुछ अच्छे इंसान बने। अच्छे इंसान बनने के लिए अगर किसी की मदद करनी हो तो शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है जिसके जरिए हम लोगों की मदद कर सकते हैं और समाज का कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए विस्तार करता हूँ। लोग जो है थोड़ा गतियाने लगे हैं, तो सुन नहीं रहे हैं अपने साथियों को ना, तो बात मैं करता हूँ। मैं देख रहा हूँ जो गतिया रहा है बुला लूंगा, यही बुला लूंगा, ठीक है? सीधे नाम नहीं मालूम तो खुद कॉलर पकड़ के ले आऊंगा यहाँ बोलने के लिए। अगर बोलना है तो यहाँ आके फिर बोलना पड़ेगा। तो सीधी बात जो सबने बात कही, सब में औचित्य, ठीक है? शिक्षा का एक कारण है कि आप समाज में कुछ अपना स्थान कर सके। परिवार आप अपने गर्वान्वित करें। शिक्षा का एक नैतिक आधार कि क्या सही है, क्या गलत है, क्यों सही है, क्यों गलत है। शिक्षा का एक सामाजिक आधार भी है जो मैंने पहले कहा। लेकिन शिक्षा अंत में क्या है? शिक्षा का अर्थ मात्र ये है कि आप जो है जाकर और कई दशकों से, कई सौ साल से जो पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जो पूरी जो हम होमो सेपियंस कहते हैं ना, ह्यूमन स्पीशीज, उसका जो ज्ञान है, जो इकट्ठा ज्ञान है, उससे कुछ आप हासिल कर लीजिए। और उसको हासिल करने के बाद आप जो है अपना जीविकोपार्जन कर पाएंगे, नौकरी हासिल कर पाएंगे। जैसे पीछे उन्होंने बोला घर से नहीं निकाले जाएंगे। दूसरा, उससे आप सोच पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे कि समाज को क्या चाहिए, नैतिक क्या है, किस दिशा में मेरा निजी जीवन जाना चाहिए, किस दिशा में हम सब लोगों को जाना चाहिए। आप बात कर पाएंगे,
आप अंग्रेजी में कहेंगे या असल मात्र में एक जो पुराना जो ग्रीस का में जो दिमाग में लोग आया एक सिटीजन की आइडिया है कि आप जो है मात्र अकेले नहीं जीते। ठीक, प्लेटो एक बहुत पुराने दार्शनिक थे, वो कह के गए मैन इज अ सोशल एनिमल। What does that imply? It's very clear. We function as a collective. We are not the fastest as a species. We are not the strongest. And yet, this species has succeeded to an extent. Perhaps it has been a little too successful. There are 7 billion of us on the planet. What makes the human species different? It is intelligence. And that intelligence means that we stand on the shoulders of giants. We don't begin afresh like the lion. We don't begin afresh like great apes. We sit on the bodies, we sit on the shoulders of a Galileo, an Einstein, a Shakespeare, a Tagore. And that provides us with a roadmap to life. And that provides us with a moral template. And that provides us with a spiritual template. And nothing therefore is possible without an education, because that gives you the awakening of the mind. वो जागरण, वो आत्मज्ञान, वो शिक्षा। अब प्रश्न आता है किस तरह आप हासिल करते हैं। और नाम दोबारा बताना भैया, क्या नाम है? तपस। तपस में बात एकदम 16 आने सही है कि शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि मात्र आप नंबर ले आए। नंबर तो ये आंकने के लिए है कि आप ध्यान दे रहे थे कि नहीं, आप ज्ञान वर्धन कर रहे थे नहीं। अंग्रेजी में कहावत है मिसिंग द वुड फॉर द ट्रीज। कुछ देशों में जहाँ जिसे हम लोग अंग्रेजी में कह देते हैं, इंग्लिश में कह देते हैं रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या घड़ंत पानी का दौर चलता है। भले ही कोरिया हो, जापान हो, चीन हो, भारत हो, होता क्या है कि आदमी नंबर, एडमिशन, IIT में हो जाए, IIT के बाद MIT में हो जाए, उसके बाद किसी PhD प्रोग्राम में हो जाए, तो उस माया में ही भागता रहता है। ये मुझे कोई बताए कि सबसे शिक्षण जो बहुत से हमारे विद्वान हुए आज ईसा मसीह से 600 साल पूर्व, बहुत से उसमें से कोई बड़े स्कूल में, लेकिन उन्होंने बड़ा समय बिताया, पढ़ा, लिखा, चिंतन किया। गौतम बुद्ध थे, सुश्रुत थे, आर्यभट्ट थे, बहुत लोग, हर आदमी ईसा मसीह को पहले नहीं आया, काफी समय। उसके बाद आप देखिए बहुत से लोग आए। पहले ICS के टैगोर साहब थे, बड़े भाई थे। पहले महिला डॉक्टर इस देश में टैगोर साहब की बहन, बड़ा गजब परिवार था। नाम कौन याद रखता है? किसका याद रखते हैं? रविंद्रनाथ ठाकुर का ना, रविंद्रनाथ टैगोर। क्यों? वो तो भैया स्कूल ही नहीं गए, वो गए फिर बोले भैया मेरे से नहीं चलेगा, मैं नहीं जाने वाला, ये वर्दी पहननी पड़ती है घर बैठ के। क्या वो शिक्षित अशिक्षित है क्या भैया? तो क्या चीज थी? जवाब दे यहाँ कोई। रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या चीज थी जिसने उनको शिक्षित बनाया? कोई उत्तर देगा? किसी ने पढ़ा है रविंद्रनाथ ठाकुर? किसी ने पढ़ा है यहाँ? आप उठाना। किसी ने कोई कविता पढ़ी है? अरे सबने, सबको जन गण मन याद है ना? अधिनायक जय हे कौन लिखा? तो सबने पढ़ा है। अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का किसने लिखा? और कोई गीतांजलि पढ़ी है? हाँ, क्या चीज है रविंद्रनाथ ठाकुर? किस चीज के बारे में? थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स तो लालू प्रसाद यादव भी करते हैं। नहीं था क्या? उनको कोई नहीं याद रहेगा 100 साल बाद। क्या बात?
हाँ वो बात सही है, पर उससे गहन बात है। आप ले रहे हैं? सर मेरा नाम अमोल है एंड मैंने उनको हल्का सा जो पढ़ा है तो मेरे हिसाब से उनके अंदर सोच थी एंड साथ में जब वो अपने घर पे रहते थे अकेले, उनके साथ साथी भी नहीं था उनके बचपन में एंड वो दुनिया को देखते थे, बाहर की दुनिया को, एंड उससे ही मेरे हिसाब से उनके अंदर कविता लिखने की प्रेरणा आई। तो सबने कुछ भी बात सही है। बात ये है रविंद्रनाथ ठाकुर शिक्षक इसलिए थे, बात क्या बात बहुत गहरी सोच थी और जो बात हुई ना ये नया सोचते क्षितिज देख कर उनका मस्तिष्क एकदम फैल गया और उन्होंने समाज पे टिप्पणी की और एक गुलाम समाज में एक परिकल्पना धारण की जो कि नवीन एक परिकल्पना की शिक्षा की शांति निकेतन जो कि भारत को पुनर्जीवित तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने जो दिया न मात्र बंगाल न मात्र भारत पूरे विश्व वो नायाब और शिक्षित को इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत चीज समझी और फिर कुछ नया दिया और वो नवीनता आई क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो दो चीजें आ जाती हैं शिक्षा ग्रहण करने में, एक तपस्या, वो जो पढ़ते हैं ना लोग चुड़िया बांध के लोग पढ़ते थे, सवेरे चालू हो जाते थे, सूर्योदय के पहले चले जाते थे बड़े दूर गुरुकुल में। आजकल तो बड़ी नवाबी है ना, आजकल तो हम लोग एसी में चलते हैं, मतलब लोगों के छाले पड़े आते हैं ज्यादा दूर पैदल चलने पे, बढ़िया लोगों को जूते चाहिए, आजकल तो बड़ी नवाबी आ गई। लेकिन पहले नवाबी नहीं थी। आप पूछिए अपनी मैडम से, ममता मैडम से कि इनके पिताजी कैसे पढ़े थे, कितने कष्ट में पढ़े होंगे, है कि नहीं? हमारे पिताजी जाते थे स्लेट पे लिखते थे गांव के स्कूल पे और फिर याद करके फिर मिटाना पड़ता था। हम भी नवाबी में पढ़े, ऐसी बात नहीं। लेकिन प्रश्न ये है, हम लोग ठीक है घुस आए बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, बड़ी बड़ी जगहों में, वो शिक्षा नहीं है। कोई याद नहीं करता है उनके बड़े भाई को जो कि आईसीएस थे, कोई याद करता है किसी आईएएस को, जल्दी सब याद करते हैं सुभाष बोस। नाम सुना है सुभाष चंद्र बोस का सबने? मालूम है उनकी क्या रैंक थी अंग्रेजों के जमाने में आईसीएस में? क्या रैंक थी उनकी? क्या रैंक थी? क्या रैंक आई थी उनकी? मेरे ख्याल से, हो सकता है मैं गलत हूं, चौथे नंबर पे आए थे। ठीक, तो उनकी जो है रैंक थी चौथी, जहां तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूं। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। उस जमाने में बड़े आईसीएस थे, बड़े घोड़े थे, बंगले थे, सब थे। बाद में आईएएस बन के आजादी के एको को याद नहीं करते, एको को याद नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो 30 सिक्कों के लिए, 30 चांदी के सिक्कों के लिए, जिसे बाइबल में कहा जाता है, for 30 pieces of silver they sold out. They were the Judas of India. गांधी नहीं थे वो। इम्तिहान में बहुत अच्छे थे, इम्तिहान में गजब थे। याद हम करते हैं सुभाष बोस को, याद हम करते हैं गांधी जी को, याद हम करते हैं उसको क्योंकि ऐसा नहीं था इम्तिहान में सबसे अच्छा था। लेकिन ये लोग जिंदगी भर लिखते पढ़ते रहे। आईसीएस जो लिख के गया कोई नहीं पढ़ता। माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ आप पढ़ते हैं, सुभाष बोस की स्पीच अभी भी आप पढ़ते हैं, आप रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। तो शिक्षा में अगर आप पाना चाहते हैं, मात्र नौकरी के लिए पाएंगे ना, आईएएस बन जाएंगे, ठीक है, बंगला होगा, घोड़ा होगा, गाड़ी होगी। कल ही मैं प्रेसिडेंट्स हाउस में था, इतना बड़ा वो आलीशान महल है, व्हाइट हाउस से भी आलीशान। मैं व्हाइट हाउस भी जा चुका, छोटा सा है। हमारा प्रजातंत्र तो राजतंत्र है ना, इतना पैसा है लगाने के लिए हमारे जो है अधिकारियों के लिए। अधिकारी है ये, कर्तव्य तो कुछ है नहीं, कि कर्तव्यकारी थोड़ी है ये सब।
इस गरीब देश में सब लोग अगर भागने लगेंगे मात्र औहदे के लिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि औहदा नहीं पाना चाहिए, जाइए अच्छे स्कूल में जाइए, जाइए अच्छी शिक्षा ग्रहण करिए, जाइए MIT जाइए, जाइए हार्वर्ड जाइए, जाइए IAS बनिए, कुछ भी बनिए, लेकिन याद रखिए कि शिक्षा का अर्थ मात्र एक इम्तिहान पार करना नहीं है और मात्र तमगे लगाना नहीं है। शिक्षा का अर्थ है अपना दिमाग जीवन भर खोलना। अनंत है शिक्षा, और जो वो करता है, भले ही सुभाष बोस हो, रविंद्रनाथ हो, गांधी हो, कोई हो, गैलीलियो हो, शेक्सपियर हो, प्लेटो हो, सोक्रेटिस हो, कोई हो, कहीं से भी हो, किसी के भी, किसी विश्व के किसी कोने से हो, अगर वो आध्यात्मिक काम करके जाएगा तो उसके काम पे अगली पीढ़ियां और आगे बढ़ेंगी, उसका समाज को, उसका विश्व को लाभ होगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो शिक्षा का अर्थ मात्र ये है, और जो मैंने कहा तपस्या करनी पड़ती है भैया, कभी कभी या तो अभी करोगे या तो मेरी तरह टकले होगे तब शुरू करोगे, पर बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है, बिना ध्यान के कुछ नहीं होता है, बिना कष्ट के कुछ नहीं होता है। बहुत कष्ट करना पड़ता है, बड़ी लंबे अरसे करना पड़ता है। अगर आप कोई बड़ी चीज करना चाहें, आराम की जिंदगी गुजारना चाहें, बड़े रास्ते, तो मुझे जो कहना था कह दिया। मैं तो भैया आप सुन चुके हैं मेरा जो है अतीत क्या है, मैं अब प्रश्न उत्तर लेने को तैयार हूं, तो आप मुझसे प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। शांति छा गई भैया, मासूम लगता है कि क्या कहते हैं कि मासूम तो नहीं सब, लेकिन दुखी हो गए, गंभीर हो गए। हम लोगों की सेवा कैसे कर सकते हैं? पहले भैया ज्ञान प्राप्त करिए, समझिए समाज को, फिर जब समझ लेंगे तब आप सेवा भी कर लेंगे। अगर आप नहीं समझेंगे तो सेवा क्या करेंगे? मान लीजिए आप डॉक्टर बन गए, आप समझने लगे, आप जो है मलेरिया का ही जो है कोई आप वैक्सीन इजाद कर दिए, तब तो आप बड़ी सेवा करेंगे समाज को, है कि नहीं? आप जो है किसी बीमारी का आविष्कार, मतलब कि इलाज का आविष्कार करके बड़ी सेवा करेंगे, आप फिजिक्स में कुछ काम करके बड़ी सेवा करेंगे। पहले अपना हुनर तो पता लगाइए क्या है, किस चीज में, तो देखिए दिल किस में लगता है, जिस चीज में दिल लगता है उसी चीज में आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हर आदमी किसी भी क्षेत्र में जाए समाज की सेवा कर सकता है। समाज सेवा के बारे में अभी सोचना सही समय नहीं है। मतलब समाज सेवा मतलब जाके 4 गरीब को दे देना, वैसे नहीं होती है। समाज का परिवर्तन करना पड़ता है, असली समाज सेवा हो। हाँ, दूसरा प्रश्न, शांति हो गई यार, एकदम लोग दुखी हो गए लगता है, क्या बात है? हाँ, मुस्कुरा रहे हैं कुछ लोग, मुस्कुरा रहे थे। प्रश्न है भैया? है? नहीं? अच्छा, कितने लोग यहाँ पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं? अच्छा, तो मुझे बताया जाए कौन इस समय, हाँ भैया, हाँ बिल्कुल, सबसे बढ़िया लेखक कौन लगता है? Who is your favorite writer? Why? You write the story in the blog. What is it about your stories? Mystery books. I enjoy that. You enjoy mystery books. What is special about his mystery books? Hold the mic closer. I've been told people in the back cannot hear. I enjoy the fact. What do I enjoy about it? I enjoy how he portrays the book. Some of them go too much into detail and explain how the chair was on the scheme, and it's not even necessary to explain. But he just tells you the relative, and his plots are very interesting. Like how his is the only mystery book where I felt
chaos, it moves you to emotion. Yeah. It has a great characterization of the scene, great attention to detail, and it has a plot that leaves you guessing. Yeah. Okay. You can never predict what's going to happen next. Is that what you like? Yeah, because I watch most of the TV shows or movies and I know what's going to happen in the next scene. But you still watched it. Same way. That means you have too much time. You should be studying harder. Or you should be playing some sport. Television is I do toxic. both. I do both. I Okay. study and I play. But I still have time. You still have time. Then you need more work. Maybe. All right. So, what is the most important issue right now? Raise your hands nationally. And what is the most important issue internationally? People raise their hands. They said they read magazines. You guys are going to go to Ivy Leagues. Maybe someone like me might interview you. So you better give me an answer. And if no one raises their hand, I'm going to call out randomly. Okay. So, I think the problem today is that parents are not able to bring up their children with themselves. Children start going to teachers outside their house without developing the values are less. Wow. I didn't expect that coming from a student, that you believe the values of society are at risk because parents are not spending enough time with their children. Okay, and do you think this is a global issue or a national issue? But a national or a global issue? It's a national issue. Well, actually, you hit the hammer on the nail, but it's an international issue. We live in a time deficit society. And whilst it is very good to have television, whilst it is very good to have mobile phones for connectivity, one of the extraordinary things I observed when I entered Harvard dining room was that there were all these bunch of kids sitting, and they were all on Facebook. They weren't talking to each other. There's a reason I can pick up languages fairly quickly. There's a reason I speak the way I do. I grew up in a household where we talked, we argued. I still don't have television at home. My parents still think I should be studying harder. But the point is, and here's the point, is that when you live in an era of distraction, there is something being lost in society. Technology is a double-edged sword. It is both a means of great good. For instance, what is fair observer? We are challenging the dominant narrative. The dominant narrative has always been English. The fancy British books like Eton, Harrow, Winchester, Westminster, Rugby, Radley. Have you heard these names?